में प्रेशर और प्रेशर को की इंटेंसिटी आप ऐसे समझिए कि लगातार तीसरा दिन है जबकि डिक्लाइन की संख्या एडवांसेस से कहीं ज़्यादा है। पहले आप एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए क्योंकि सिचुएशन वहां से क्लियर होगी। इंडेक्स के अंदर उतनी बिकवाली शायद आपको ना दिखाई पड़े, लेकिन जो बिकवाली है वो ब्रॉडर मार्केट्स में कहीं ज़्यादा है। 2000 शेयर मोटे मोटे जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 300 सवा 300 शेयर ऐसे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये लगातार तीसरा दिन है जबकि डिक्लाइंस आपको एडवांसेस से कहीं ज़्यादा फॉल वाले दिखाई पड़ेंगे। एक बार ये मिड कैप का चार्ट लेके आइए 5 दिन का, स्मॉल कैप का चार्ट लेके आइए 5 दिन का, उससे सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। क्योंकि जो बिकवाली है मिड कैप स्मॉल कैप में, उसमें इंटेंसिटी ऑफ फॉल ज़्यादा है। क्योंकि निफ्टी कल हरे निशान में बंद हुआ और आज लाल निशान में बंद हुआ, तो वहाँ 2 दिन की गिरावट को उसने थामा। लेकिन मिड कैप में फॉल आपकी स्क्रीन पर है कि पहले 2 दिन का फॉल, फिर 1 दिन का रिस्पाइट और फिर लगातार 4 दिन का फॉल बैक टू बैक आप मिड कैप में देख रहे हैं। लाइकवाइज स्मॉल कैप भी लेकर आइए कि स्मॉल कैप की भी इंटेंसिटी इसी तरह दिखाई पड़ेगी। स्मॉल कैप में भी 2 दिन का फॉल, फिर 1 दिन का रिस्पाइट और फिर लगातार 4 दिन का फॉल। यही अगर आप निफ्टी लेकर आएंगे तो सिचुएशन कुछ और दिखाई पड़ेगी। निफ्टी के केस में ये जो फॉल है वो 2 दिन का, 1 दिन का फॉल, फिर सपोर्ट, फिर 2 दिन का फॉल, फिर 1 दिन का सपोर्ट, फिर फॉल। तो वहां पर इतनी इंटेंस सेल ऑफ नहीं आ रहा जितना ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा। और लाइकवाइज निफ्टी बैंक भी लेकर आइए क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर भी सिचुएशन इसी तरह की है। वहां पर भी जो बिकवाली है वो लगातार प्रिवेल कर रही है। 4 दिन की इंटेंस फॉल, कल रिकवरी, फ्लैट बंद और आज फिर वापस एक बिकवाली है। तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर जो है वो निफ्टी बैंक और ज्यादा प्रेशर जो है वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मार्केट्स पे। रत्नेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑफ है और जो पेन है वो ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी दिखाई पड़ रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। ये डेफिनेटली बाजार में थोड़ा सा पेन है और ये थोड़ा सा करेक्शन जो है थोड़ा सा अवेटेड भी था क्योंकि काफी टाइम से बाजार में ऐसा लग रहा था कि इंडाइसेस में ऊपर जाते तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिलता था हमको। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो आज के दिन का जो करेक्शन आया है, अगर ये बाजार हम इसी तरह से आज की क्लोजिंग काफी क्रूशियल रहेगी। तो अगर हम 21,950 या 21,950 के नीचे बंद करते तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जो सेलिंग है थोड़ी सी और गहरा सकती है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ सकता है जो कि 21,800 21,700 के आसपास आ सकती है। कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आज के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। कुछ भी बाउंस आता है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी 22,050 या 22,080 के ऊपर इतनी जल्दी हम सस्टेन अप कर पाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा आज के लिए वेट एंड वॉच रखें। बैंक निफ्टी में जरूर कंटिन्यू बहुत टाइम से हमको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में आप देखें तो सभी अपने की एवरेजेस के नीचे डेली चार्ट में कंटिन्यू ट्रेड ही कर रहा था। 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा था बैंक निफ्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में जो प्रेशर है थोड़ा सा और निफ्टी को ड्रैग कर सकता है। बैंक निफ्टी का जो मेजर क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो 45,900 के आसपास का रहेगा। अगर वो तोड़ देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास को टच कर सकती है, जो कि 45,500 45,600 के आसपास में आएगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी अवॉइड करते हैं और निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। तो निफ्टी में आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करिए। कल एक्सपायरी भी तो क्रूशल रहता है कि एक्सपायरी से कैसे मार्केट रिएक्ट करता है उस समय, लेकिन आज के लिए ये बात सही है कि बैंक निफ्टी डे लो पर है, आप उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। रत्नेश, ये जो फॉल है इसको आप अभी के लिए कितना सीवियर मान रहे हो? ये क्या ये रिवर्सल का कुछ साइन दे रहा है या हाँ एक थोड़ा बहुत करेक्शन पेंडिंग था, वो करेक्शन ही दिख रहा है? ऐसे बात करें तो आज का फॉल जो है बिल्कुल सीवियर है क्योंकि कंटिन्यू उसमें लोअर लो फॉर्मेशन बनते हैं। इवन 200 15 दिन के मूविंग एवरेज आप देखें, 15 मिनट के चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज देखें तो इसमें आप देखें इसने काफी बड़ा एक थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ में इसने इंटरडे में थोड़ा सा फॉल आया है और उस फॉल और इस वॉल्यूम के फॉल को इसने फॉलो अप भी दिया अभी रिसेंटली जब अपन ने शो स्टार्ट करा उसमें 15 मिनट में वापस से थोड़ा सा हमको लो पे आते हुए दिखा है विद द वॉल्यूम। इसमें जो आज के फॉल में जो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम के साथ में फॉल आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉल थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है और 21,950 एक मेजर सपोर्ट है। अगर इसने आज के दिन में तोड़ दिया तो मुझे ऐसा लगता है 100 पॉइंट का थोड़ा सा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा फॉल एक्सटेंड हो सकता है, आप उसको आधार मान के चले। अच्छा रत्नेश, कोई इंडिविजुअल कॉल्स जहां पर आप लॉन्ग हो या शॉर्ट ही होगा लॉन्ग के अभी? तो सुमित जी, एक मिड कैप में जरूर थोड़ा सा एक होल्डिंग के हिसाब से मेरे पास एक कॉल है।
इंट्राडे के लिहाज से तो नहीं है, पर एक केईसी में परफेक्ट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे डेली चार्ट में। तो केईसी में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में मिलता है कहीं पे भी, अभी 725 रुपए का रेट चल रहा है, कहीं 710 715 के आसपास में मिलता है, तो एक मुझे ऐसा लगता है एक मीडियम टर्म के लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे बाय करा जा सकता है 680 रुपए के स्टॉप लॉस से। इसमें जो टारगेट दिखाई देते हैं मुझे वो 775 से 825 तक के दिखाई देते हैं। तो केईसी पे जरूर थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, थोड़ा सा डीप आता है तो केईसी इसको आप देख सकते हैं, किसी गिरावट में मिले तो आप यहाँ पर आप एक बार को लॉन्ग जा सकते हैं। चलिए आगे भी हम रत्नेश से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले कुछ मिड कैप के स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर आज हलचल आते हुए दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मिड कैप के कुछ गेनर्स। मिड कैप इंडेक्स जो है वो दिन के निचले स्तरों पे कामकाज कर रहा है, तो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो पहले बैंकिंग शेयर जहां पर आज प्रेशर है, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई, कर्नाटका बैंक, कोई भी बैंक 4% से नीचे नहीं, सभी के सभी बैंक 4% से ज़्यादा के फॉल के साथ सो फार कामकाज कर रहे हैं। मेजर प्रेशर उस सेक्टर में जो कि सबसे बड़े आउट परफॉर्मर थे, बैंक्स एंड रियल स्टेट। रियल स्टेट आपकी स्क्रीन पर सुबह 6.5% नीचे, फिनिक्स 3.5% नीचे, गोदरेज 3.5% नीचे और ओबरॉय करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। सीमेंट शेयरों में बिकवाली है तो केसीपी 6% नीचे, जेके लक्ष्मी सीमेंट 5% नीचे, रेन इंडस्ट्री वैसे भी अंडर परफॉर्मर रहा है तो 4.5% नीचे, और मंगलम सीमेंट यानी कि छोटे मझौले सीमेंट शेयरों में बिकवाली है 4% नीचे, मंगलम सीमेंट भी। ऑटो इंसलरी में से भारत गियर्स 5% नीचे, मुंजाल शोआ 3.5% नीचे, डीटीईकेटी 4% नीचे और राणे ब्रिक्स करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। थोड़ा प्रेशर यहां पर एक्सटेंडेड है। मैक्स फाइनेंशियल जेफरीज के अपग्रेड के बाद 1200 का टारगेट 3.5% ऊपर, माजगांव डॉक 2% ऊपर, इनकी एनलिस्ट कॉल थी। एबी फैशन करीब 1.5% ऊपर और मैक्स हेल्थ केयर 1.25% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़े। तो मिड कैप के टॉप गेनर्स में इसका नाम शुमार है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम आता है वोडाफोन आइडिया का। कल एक बोर्ड मीटिंग और बोर्ड मीटिंग का इंपैक्ट, पेटीएम लोअर सर्किट पर, जी एंटरटेनमेंट 4.5% नीचे और यूनियन बैंक करीब 5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो ये वो नाम है जहां पर आज के सत्र में सबसे ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वोडाफोन आइडिया 14% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है तो दरअसल कंपनी के बोर्ड ने कल शाम को इक्विटी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है, साथ साथ 25,000 करोड़ रुपए डेट के जरिए भी। सीएनबीसी टीवी 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फंड जुटाने के लिए एफपीओ का रास्ता अपनाया जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ निशा पोद्दार मौजूद भी है। तो निशा, पहले बताएं कि क्या पूरा अपडेट है और किस तरह से फंड रेज फर्दर हो सकता है। वोडाफोन आइडिया के 27 फरवरी के बोर्ड मीटिंग में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड रेजिंग अप्रूवल दिया है, जो ईजीएम में 2 अप्रैल को शेयर होल्डर्स उस पर वोट करेंगे। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ का रास्ता वो अपना सकते हैं इस फंड रेजिंग के लिए और ये पैसा जुटाने के लिए। ये भी आपको याद होगा कि प्रोमोटर ग्रुप 2,000 करोड़ डाल सकता है, ये वोडाफोन आइडिया ने 14 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन में बताया था। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आदित्य बिरला ग्रुप के प्रोमोटर एंटिटी को किया जा सकता है और वो पार्टिसिपेट करेंगे ये फंड रेजिंग एक्सरसाइज में। तो एफपीओ जो ज़्यादा बड़ा उधर से पैसा जुटाया जाएगा और प्रोमोटर एंटिटी से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा ये दोनों के कॉम्बिनेशन से 20,000 करोड़ जुटाया जा सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए। हमने दोनों कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन आइडिया को इस खबर के बारे में कमेंट के लिए लिखा, हमें कोई कमेंट उधर से नहीं मिला है। निशा, तमाम डिटेल हमें बताने के लिए और इम्पैक्ट भी है। वोडाफोन आइडिया आज करीब 14% नीचे कामकाज कर रहा है। रत्नेश, वैसे तो 13-14 रुपए का शेयर है, इस पर आमतौर पर बात नहीं होती, लेकिन क्योंकि एफ&ओ का टॉप लूजर भी है इसलिए बात करनी ज़रूरी है। 14% नीचे है, वैसे ही मार्केट में आज वीकनेस है और ऊपर से इस खबर का इम्पैक्ट भी स्टॉक के ऊपर काफ़ी है। क्या रीड करें हम, क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में? शॉर्ट करें तो कहाँ तक, या कोई लॉन्ग है तो क्या स्टॉप लॉस रखें? सुमित जी, कोई लॉन्ग है तो मेरे हिसाब से 13 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख देना चाहिए, क्योंकि 13 रुपए का अगर नीचे इसने क्लोज करा तो मुझे ऐसा लगता है डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज पर टच करने आएगा, जो 11-11.5 रुपए के आसपास में आता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 13 रुपए का रख लेना चाहिए यहाँ पे, उसके नीचे बंद करने पे। और मुझे ऐसा लगता है कि कमजोरी घेरा सकती है, क्योंकि आज के सत्र में इसमें जो सेलिंग है काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में, जो इसमें जहां से इसको सेलिंग आई है वो मल्टीपल रेजिस्टेंस 18 रुपए का मल्टीपल टॉप है, उसको निकालने में इस बार तीसरी बार ये सफल नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके ऊपर निकलना बहुत ज्यादा इसको प्रेशर रहेगा। तो 13 रुपए के नीचे इसमें मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए।
या फिर उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो 13 रुपए स्टॉप लॉस और 13 रुपए के नीचे आप निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रत्नेश, 2-3 शेयर जो कि आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें एक है हेवेल्स, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है और कल से तेज़ी इसमें शुरू हुई है और आज भी ये तेज़ी कैरी कर रहा है। क्या करें इसमें, डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ? हेवेल्स में काफी अच्छा है, इसमें अच्छी आज ब्रेकआउट देखने को मिला, इसने मल्टीपल टॉप निकाले। हेवेल्स ने काफी टाइम से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, इसका कंसोलिडेशन चल रहा था समझिए 2021 से लेके अभी तक के लिए, तो आप समझिए इसमें 2 से 3 साल तक का इसमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें एक अच्छी तेजी और ये कंटिन्यू रह सकती है, हालांकि बाजार जिस तरह प्रेशर में तो ये वापस थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर थोड़ा बहुत भी इसमें डीप आता है। 1500 रुपए के आसपास से कहीं पे भी आता है या 1470-80 के आसपास में, तो वापस अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें। वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1440 का। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टारगेट बहुत जल्दी 1600 रुपए तक जाते हुए दिखे जाएंगे। अच्छा, एक नाम और, आज की तेजी भले वाइप आउट हो गई, पूरा बाजार अच्छे से बिकवाली दिखा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ शेयर जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक टीसीएस को देखिए। आज रिजिलियंट है ये स्टॉक और उतनी गिरावट नहीं है, मतलब हायर लेवल से हल्का जरूर हुआ लेकिन फिर भी हरे निशान में। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी थोड़ी बहुत कमजोरी आती है बाजार में, तो आईटी सेक्टर से बिल्कुल एक सपोर्ट आता है और दिखता है, उसमें टीसीएस आउट परफॉर्म कर रहा है पूरा आईटी सेक्टर में। एक जो उसको सप्लाई ले रहा है 4152 से 4180 की रेंज में ले रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो उसके ऊपर ही लेना चाहिए, उसके पहले यहाँ पे नई एंट्री नहीं लेना चाहिए। किसी के पास है तो यहाँ पे हल्का मुनाफा जरूर बांध लेना चाहिए। 4180 के ऊपर क्लोज देगा तो फिर नई तेजी इसमें रिज्यूम होगी जो 4400 तक के लिए लेके जाएगी, तब फिर एक नई एंट्री ले। अभी किसी के पास में है तो मुनाफा बांध लेगा। तो किसी के पास है तो थोड़ा मुनाफा बांध लीजिए और कोई फॉल मिले तो उसका इस्तेमाल करिएगा फर्दर ऐड करने को लेकर। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आलोक की एक अहम खबर भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। आलोक भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एमएसएमई को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है उनके पास, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और एक बारी मार्केट्स में जरा एडवांस डिक्लाइन लेकर आए। थोड़ी देर पहले तक करीब 300-350 शेयर ऐसे थे जो कि एडवांसेस में थे और 2000 के आसपास डिक्लाइन था। निफ्टी ने ऑलरेडी 22,000 का लेवल तोड़ दिया और 22,000 से भी 50 पॉइंट नीचे अब 21,957 के जोन में कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 300 से नीचे नंबर एडवांस का आ चुका है, 250 के आसपास के एडवांसेस रह गए हैं और 2024 यानी कि 2000 से ज़्यादा अब डिक्लाइन पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही अगर आप बीएससी में लेकर आए, ये तो एनएससी का नंबर है, बीएससी में नंबर और इंटेंस आपको दिखाई पड़ेगा, वहाँ 3000 के आसपास के जो नंबर है वो सेल ऑफ साइड पर आपको जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से बीएससी में 3000 से ज़्यादा शेयर जो कि डिक्लाइन में है और करीब 800-850 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार ये 3 प्रोमिनेंट इंडेक्स लेकर आइए। पहला पीएसयू निफ्टी पीएससी इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। ये तीनों इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा चलने वाले इंडेक्स में यही 3 थे। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% नीचे भी कामकाज कर रहा है, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 3% नीचे भी कामकाज कर रहा है और एक बार पीएसई इंडेक्स लेकर आइए। निफ्टी पीएसई इंडेक्स जो है वहाँ पर भी इसी तरह का एक बड़ा सेल ऑफ आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगी। वहाँ पर भी मेजरली जो सीपीएससी है वहाँ पर भी करीब 2% के आसपास का फॉल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली पीएसयू बैंक्स और रियल्टी जो सबसे ज़्यादा चले हैं वहाँ पर ही आपको हाई इंटेंस सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली ब्रॉडर मार्केट्स में यहाँ पर एक अच्छी खासी बिकवाली दिखाई पड़ेगी। कैश मार्केट शेयरों में आप ज़्यादा बिकवाली देखेंगे आज फिर। आगे बातचीत करेंगे मार्केट्स के ऊपर, लेकिन पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जहां पे एमएसएमईज के बकाया पेमेंट को लेकर कंपनियों को इनकम टैक्स के नए कानून से जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी 45 दिन में पेमेंट के नियम को बढ़ाने या बदलने की जल्दबाजी में नहीं है। दरअसल सरकार का मानना है कि इस मुद्दे पर बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है और इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल लेने के लिए हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद भी हैं। तो आलोक, क्या अपडेट है अब तक और किस तरह की डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो एमएसएमई को पेमेंट को लेकर 45 दिनों का नियम है उस पर कंपनियों को इनकम टैक्स के मोर्चे पर जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जो हमें वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक तो एक एमएसएमई को पेमेंट जल्दी मिले, इसी की वजह से सरकार ने बजट 2023 में इनकम टैक्स में 43BH सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो कंपनियां पेमेंट नहीं करेंगी वो इनकम टैक्स का फायदा जो एग्जम्पशन होता है वो फायदा नहीं ले पाएंगी। इसलिए एमएसएमई के
हित में है और इस पर कई राउंड की बैठक के दौरान, जब कोरोना में आर्थिक संकट से एमएसएमई गुजर रहा था, उस वक्त कई राउंड की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था कि इसको इनकम टैक्स से जोड़ा जाए। और दूसरी वजह यह है कि अभी इंटरिम बजट के पहले इस तरह की कोई भी मांग एमएसएमई या किसी कंपनी की तरफ से नहीं रखी गई थी कि इस 45 डेज के रूल को एक्सटेंड किया जाए या इसमें बदलाव किया जाए। एकाएक अब जब चुनाव आने को है, कई तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसको 31 मार्च के आगे भी एक्सटेंड किया जाए। तो इसलिए, और सरकार के पास इस वक्त काफी लिमिटेड ऑप्शन है, सेशन नहीं है या फिर सरकार चुनाव में जाने वाली है, ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। इस तरह की दिक्कतों की वजह से सरकार इसमें कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। इसके लिए हो सकता है कि जुलाई जब सरकार वापस जीत करे तो उस वक्त एक मौका है, वहां पर बदलाव हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म हो रहा है, अगर कोई भी कंपनी एमएसएमई को पेमेंट नहीं करेगी तो बिल्कुल असेसमेंट ईयर 24-25 में वो इनकम टैक्स के मोर्चे पर उसको फायदा डिडक्शन का नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल साफ है। लिहाजा जो कंपनियां हैं काफी परेशान हैं और तरह तरह से एमएसएमई पर दबाव बना रही हैं और एमएसएमई भी इसको लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि इस नियम की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है और जो कंपनियां हैं वो एमएसएमई से ऑर्डर लेने के बजाय वो दूसरी या बड़ी कंपनियों से ऑर्डर ले रही है जहां पे उनके पास पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस वजह से सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जल्द फैसला इस पर या जल्द एक्सटेंशन का फैसला आने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो जल्दी एक्सटेंशन शायद ना आता हुआ दिखाई पड़े। इंपॉर्टेंट अपडेट एमएसएमई स्पेस को लेकर। अच्छा रत्नेश, एक स्टॉक पे मेरी नज़र अभी गई, वो है मदरसन सुमी। जरा इसको देखिए कि जहां पर एंसिलरी पूरा वीक है, ये स्टॉक 2.5% की तेजी दिखा रहा है और एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस है स्टॉक में, और अभी भी तेजी थोड़ी और एक्सटेंड भी हुई है। क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल सुमित जी, आपने काफी अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करा। मदरसन सुमी देखेंगे तो काफी अच्छा इसमें हाई राइज फॉर्मेशन बन रहा है और ये इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अगर ये किसी के पास में तो भी बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। 110 रुपए के स्टॉप लॉस से जो पहला जो इसको प्रॉफिट बुकिंग जोन आएगा वो 122 से 123 रुपए की रेंज में आएगा, तो वहां पे जरूर मुनाफा वसूली कर ले। और जो नई तेजी रिज्यूम होगी इसमें 125 रुपए के ऊपर तेजी रिज्यूम होगी, जो इसको ऑल टाइम हाई 140 से 150 के आसपास में लेके जाएगी। तो यहाँ पे 109 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी करे और 120 123 के रेंज में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करे और 125 के ऊपर नई तेजी करे। 125 के ऊपर एक नई तेजी की उम्मीद आप यहां पर लगाकर चल सकते हैं। एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस मदरसन की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर राय रणनीति रखने के लिए और बातचीत करने के लिए। खिलाड़ी नंबर 1, इसका भी अपडेट ले लेते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला है वो पीएल की शिल्पा राउत, पृथ्वी फिनमार्ट की हरीश जुजारे और 5paisa.com के रुचित जैन के बीच में है। और किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं, खास तौर से तब जबकि एक इंटेंस सेल ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है, जो कॉल्स है, वो एक बारी नजर डाल देते हैं किस तरह की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सो फार जो तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न है या फिर जो कॉल्स हैं, उसमें फेडरल बैंक से एग्जिट कर गए हैं रुचित, करीब 151 रुपये का दाम है और 163 के टारगेट्स के लिए उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। रिटर्न वाइज रुचित सोफा लीड कर रहे हैं 4% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। हरीश जुजारे जो कि 6% नेगेटिव है और शिल्पा राउत करीब 1.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न सोफा यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आज हम एक खास चर्चा संदीप टंडन के साथ सुनेंगे थोड़ी देर बाद। नमस्कार।